दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के लिए नाजायज जैसे शब्दों का प्रयोग करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब यही टॉपिक समझने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है और क्या वाकई में ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध जो होते जा रहे हैं उसी में इसकी कैटेगरी गिनी जा रही है। तो क्या मुद्दा हो रखा है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुना दिया। तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों करा है और चर्चा में क्यों मुद्दा आ रखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। कहा है कि नाजायज पत्नी, वफादार मालकिन जैसे शब्द महिला विरोधी हैं। ये जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अगर आप मान लो आप शादी करते हैं किसी महिला से, महिला ही से कॉमन से बात की जाती है आमतौर में अपने समाज में, तो महिला से आप लोग शादी करते हैं तो इसका मतलब वो थोड़े हो जाता है कि वो आपकी संपत्ति हो रखी है, वो नाजायज पत्नी हो रखी है और या वो वफादार पत्नी हो रखी है। अगर आप लोग भी कहते हैं अपने वाइफ को कि आप नाजायज पत्नी हो रखे हो, आप वफादार मेरी पत्नी हो रखे हो, तो ये क्या एक तरीके से महिला विरोधी टर्म में गिने जाते हैं, जो कि एक तरीके से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आर्टिकल 21 इतना विस्तार से बोलता है कि उसे कोई डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है इतनी जल्दी। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार लगाई है जब हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में महिला के लिए नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये किसने किया था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन पे फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस हसानुद्दीन अमानु उल्ला और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह मसीह की बेंच ने कहा कि इन शब्दों का प्रयोग महिला विरोधी होता है। तो इसी वजह से ये बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार लगाई गई है। क्योंकि देखो, अगर हाई कोर्ट के जज भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश पे है, हमारे बच्चों पे है, हमारे समाज पे है, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो बेंच ने कहा कि इन इस तरह के शब्द महिला को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। संविधान की धारा 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। जो आर्टिकल 21 है ना, वही बोलता है किसी महिला को अवैध पत्नी या वफादार मालकिन कहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उस महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। भैया, किसी को इस तरीके के वर्ड जो है नहीं निकालने चाहिए। जैसे कि आप लोग ने अभी एक वर्ड सुना होगा कि जो क्या नाम है उनका, इलाहाबाद कुछ है, इलाहाबादिया है, रणवीर इलाहाबादिया, उन पे भी केस चल रखा है और उन्हें जेल भी हो सकती है। अब उनका जो केस का जो सुनवाई कर रहे हैं या उनका जो केस लड़ेंगे, तो वो हमारे जो पूर्व न्यायाधीश हो रखे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे करने वाले हैं उसकी अगुवाई। बेंच ने क्या कहा है भाई, ये समझ लेते हैं। बेंच ने कहा कि विवाह को सॉरी, विवाह को अमान्य घोषित करने वाली महिला को नाजायज पत्नी कहना बहुत गलत है। इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अमान्य विवाह के मामलों में हाई कोर्ट ने पत्नियों के लिए ऐसे विश्लेषणों का उपयोग नहीं किया है, यानी विशेषणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अमान्य विवाह में पक्षकार रही महिला का जिक्र करते समय ऐसे विशेषणों का उपयोग नहीं कर सकता है। मान लो एक व्यक्ति ने एक तो मतलब सहमति से, घर वालों की मंजूरी से शादी कर ली, फिर दूसरा विवाह कर लेता है, तो जो पहली जो पत्नी थी उसे तो बाकायदा पत्नी का दर्जा मिल रहा है, लेकिन जो दूसरी पत्नी हुई वो तो एक तरीके से नाजायज होगी। अगर हाई कोर्ट भी उसे नाजायज पत्नी कहता है तो एक तरीके से उस महिला पे सोचिए क्या बीतती होगी। उसने किस तरीके से उससे शादी करी, पता क्या सिचुएशन हो रखी है उस महिला के बारे में, तो वो एक बार सोचना ही चाहिए। अब इस बात का दर्द जो समझ सकती है, हम पुरुष तो नहीं समझ सकते हैं, इस बात का वही दर्द समझ सकती है जो एक महिला होगी। जैसे कि एक जो महिला होती है जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जब तक उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो दूसरी जो महिला अभी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकती है। महसूस करना और समझना बात दोनों अलग हो जाती है, क्योंकि जिसकी जो पीड़ा होती है वो उसी का दर्द वही समझ सकता है, भले वो खुद ही महिला क्यों ना हो। क्या है मामला, ये समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 पर विरोधी विचारों के मामले में सुनवाई की है। धारा 24 और 25 का विवरण समझते हैं। जो धारा 24 है ना, मुकदमे के लंबित रहने तक भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चों से संबंधित है। वहीं धारा जो 25 हो रखी है, स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण से संबंधित हो रखी है। यानी इसमें क्या होगा, भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चों से संबंधित है, और इसमें क्या होगा, गुजारा भत्ता देते हैं और भरण पोषण से संबंधित बात की जा रही है।
धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता, बेंच ने कहा कि एक पति या पत्नी जिसका विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य घोषित किया गया है, वह धारा 25 का हवाला देकर स्थायी गुजारा भत्ता या भरण पोषण का मांगने का हकदार होता है। लेकिन कंडीशन क्या बोलती है? जिसका विवाह किसी कौन से अधिनियम से हुआ हो, विवाह हो रखा हो 95 अधिनियम धारा 11 के तहत शून्य घोषित किया गया हो। धारा 24 क्या बोलती है? धारा 24 की शर्तें होती हैं कि बेंच ने कहा अगर कोर्ट ये तय करता है कि विवाह शून्य है तो कार्रवाई के अंतिम निपटारे तक भरण पोषण देने से रोका नहीं जा सकता है, बशर्त है कि धारा 24 की शर्तें पूरी हो गई हों। अपील का निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अपील को गुण दोष के आधार पर निर्णय के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष रखे। ये बात बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि संविधान की धारा 21 और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार क्या हो रखा है। दरअसल जो 21 अधिकार हो रखा है यानी आर्टिकल 21 हो रखा है, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो रखा है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना। इसके तहत केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल हो रखा है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा विस्तार में माना जाता है। देखो, आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये होता है कि केवल इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि शरीर जीवित हो रखा है और बस जीने का हो गया, जीने का अधिकार हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक विस्तृत अधिकार माना है जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल हो रखा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है जो सम्मानजनक जीवन हो। भैया जीवन जीते तो सब हैं, लेकिन अगर सम्मान ही नहीं मिल रहा है तो किस बात का जीवन रह जाएगा उसका? वो तो फिर उसके मन में गलत गलत विचार आएंगे, वो तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचेगा। तो सम्मानजनक जीवन अधिकार होना चाहिए जो उसकी गरिमा को बनाए रखे और जिसमें बुनियादी मानवीय अधिकारों और आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये बात बोली जा रही। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं, जैसे आप लोग अगर इनकी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं देखोगे तो फ्रांसिस कोरेलिया मोलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का अधिकार देख सकते हैं। इसमें भी सम्मानजनक की बात बोली थी, डिग्निफाइड जीवन की बात बोली थी। फिर अगर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का अगर देखोगे तो उसमें भी सम्मानपूर्ण जीवन जीने की बात बोल रखी थी। अब गरिमापूर्ण जीवन की अवधारणा कहाँ से आई है? तो गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ है केवल बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ना हो, जैसे कि भोजन, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। इससे भी अधिक बात बोली जाती है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। ये जीवन के प्रत्येक पहलू में सम्मान और सम्मानजनक व्यवहार की आवश्यकताओं को भी शामिल करता है। मान लो किसी को खाना तो दे रहे हो, मान लो ये गरीब बच्चे हैं, इन्हें तुम नीचे बिठा के खाना खिला रहे हो और दूसरे अमीर बच्चे हो रखे उन्हें आप ऊपर बिठा के खिला रहे हो, तो बच्चा तो ये भी है, बच्चे ये भी है। इस बच्चे को कुछ नहीं पता है, लेकिन आप लोग उसके अंदर कैसी नकारात्मक धारणाएं पैदा कर रहे हो, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि गाँव में आमतौर पर समाज में अभी भी जात पात बहुत ज़्यादा बरकरार हो रखी है। जो बच्चा गाँव से होएगा वो मेरी बात से जरूर सहमत होता होगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय क्या रखे? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में भी अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा गया था कि इस अधिकार में व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार शामिल हो रखा है। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में भी निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है और इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के रूप में देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर जो होएगा वो समझ में आया होगा कि भैया क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मुंबई हाई कोर्ट को, और वाकई में ये बात जो थी वो गलती एक महिला समझ सकती है। अगर उसने दूसरा विवाह कर रखा है तो किस तरीके की अवधारणाओं से उसे गुजरना होता है। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।